नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज के अंदर अभी तक हम 55 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन जाके चेक कर सकते हैं। आज का सेट नंबर है 56 और ये हुआ था 2 फरवरी को, सेकंड शिफ्ट के अंदर हुआ था। तो यहाँ पर आपसे जो पहला सवाल पूछा गया था कि और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पेशल रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आपके लिए बेहतरीन डील है टेक्स्ट बुक की ओर से। आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यहाँ पर लाइफ टाइम पास है वो टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए एक्स्ट्रा 209 रुपये का डिस्काउंट लेते हुए 490 रुपये में इस डील को ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इस पास आप लेते हो लाइफ टाइम वाला तो ग्रुप डी की लाइव जो कोचिंग रहती है टेक्स्ट बुक ऐप पर वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो इसके साथ ये एड ऑन है, जरूर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाएगा। यहाँ पर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। बाकी आप एक वर्ष का पास लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन कोड से। ये आपके टेक्स्ट बुक ऐप और वेबसाइट दोनों पर वैलिड है। तो ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहती है। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं इन सभी मैथ के क्वेश्चन का क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन होने वाला है। यदि 3 संख्याओं का योग शून्य है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा हमेशा उन संख्याओं के घनों के योग के मान के बराबर होगा। क्या दिया गया है कि आपको 3 संख्याएं यदि ए, बी और सी है तो इनका योग 0 दे रखा है, ये दे रखा है। और यदि ये 0 है तो आपसे पूछा गया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये किसके बराबर होगा, ये पूछा गया आपसे। तो देखो एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये किसके बराबर होता है। तो हम कहते हैं a प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होता है, ये बराबर होता है। अब देखो ए बी सी आपको 0 दे रखा है तो मैं इस पूरे की जगह 0 रख सकता हूँ। यदि मैं इसकी जगह 0 रखता हूं तो 0 को किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाता है। यानी राइट साइड में तो 0 आ चुका है, लेफ्ट साइड में आपके पास ये संख्या बची थी। ठीक है, क्या बचा था यही लिख दो वापस, ये बची थी। तो हम देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अब जो है 3abc है मैं उसको उधर ले जाता हूँ, 3abc ये हो जाएगा क्योंकि इधर तो 0 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आ चुका है, 3abc आ चुका है। तो अब देखो पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, शून्य, तो शून्य तो नहीं आ रहा है। तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल तो है, साथ में 3 और आएगा। तीनों संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो चुका है। तो ये आपका सवाल नंबर 4 हुआ। सवाल नंबर 8 की यदि हम बात करते हैं, दी गई तालिका में निर्देशित वस्तुओं के दौरान किसी दी गई वस्तु की प्रति केजी मूल्य कितना होगा, ये पूछा गया है, अधिकतम प्रति केजी मूल्य। तो जब हम बात करते हैं, देखो सबसे अधिक मूल्य आपको कहाँ पर दिखाई देता है। अब देखो मात्रा के हिसाब से देखो आप, 230 है कितना का, कितने केजी का, 110 केजी का। 230 जो है कुल टोटल है, 110 केजी का, तो 1 केजी का हम निकाल सकते हैं। 230 को 110 से डिवाइड किया, यदि आप ऐसा करते हो तो देखो कितना बार भाग जाएगा। 110 को यदि आप करते हो 2 बार करोगे तो ये आ जाएगा 220, तो यानी कि लगभग 2 बार जाएगा सबसे पहले, फिर पॉइंट कुछ आएगा। दूसरे की बात करते हो तो देखो 210 बटे 95 करोगे आप तो ये 180, यहाँ पर भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तीसरे की बात करते हो तो 340 है, यदि आप इसको 125 से डिवाइड करते हो तो 125 को यदि 3 से करते हो तो आता है 375 आता है। ठीक है, तो 375 इससे बड़ा है तो ये भी 2 बार जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। चौथे ऑप्शन की बात करो तो 430 है, 430 को यदि 130 केजी के अंदर हम बांटते हैं तो प्रति केजी का मूल्य कितना आएगा, ये देखो 3 बार जाएगा। 3 बार कितना आता है, 390 आएगा, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमारा सबसे अधिक मूल्य आपको कहाँ दिखा रहा है प्रति केजी, ये 1996 के अंदर दिखा रहा है। किसके अंदर, 1996 के अंदर। अब पूछा गया कितना है, तो देखो ऑप्शन देखोगे आप 3.3 आ रहा है लगभग, तो देखो इतना तो आ चुका है, तो आप इसको भी टिक मार सकते हो क्योंकि 3 वाला और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आगे भी आप भाग दे के देख सकते हो, यानी कि इसके अंदर 390 गया आप सबसे पहली बार। तो अब बचा क्या, 390 यदि गया 430 के अंदर तो हम कह सकते हैं 0 आ गया ये, तो यहाँ आपका 4 बच जाएगा, यहाँ ये हो चुका है 40 बचा है।
पॉइंट लगाया, एक जीरो उतर गई। 130 का फिर से भाग दोगे तो उतनी बार ही जाएगा, क्योंकि 390 फिर 3 बार चला गया तो 3.3 आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 12 की यदि बात करें, दो संख्या है x और y का एलसीएम आपको इतना दे रखा है और एचसीएफ आपको 27 दे रखा है, एक संख्या इतनी दे रखी है, y का मान बताइए। अब देखो, हम जानते हैं कि पहली संख्या को यदि हम दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। दूसरी संख्या हमारी, मान लिया कि एक संख्या x और दूसरी y है, तो y की भी तो वैल्यू निकालनी है हमें, और दूसरी संख्या 189 दे रखी है। इस प्रकार से एलसीएम की बात करें तो इतना दे रखा है हमको, और एचसीएफ की बात करें तो 27 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि जो 27 है एचसीएफ एलसीएम के अंदर भी होता है, यानी कि इसके अंदर भी 27 है, तो एक बार तो ये 27 से ही कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 27 से कट जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, देखो पहले तो इनको इधर ले आते हैं, 2000 इस प्रकार से 27 आ जाएगा, नीचे 189 आ जाएगा। यदि मैं इसको 27 से काटता हूँ, 27 से आप यदि काटते हो तो कितनी बार जाएगा, ये तो आपका जाएगा 27 से 7 बार चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ यदि बात करें कितनी बार जाएगा, 27 27 में कितना होता है, 634, 27 8 है 216, 27 7 है 7 बार जाएगा, और फिर वापस से 7 बार जाएगा। 27 77 आ चुका है, तो 7 से एक बार वो काट सकते हो आप, 11 बार चला जाएगा। अब यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 11 से तो 297 आ जाता है, यानी y का मान कितना आ चुका है, 297 आ चुका है। आप इस 2079 को कैसे तोड़ोगे, ये देखो एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो होता ही है, यानी कि हम इसको 27 से पूरा पूरा इसके अंदर भाग चला जाएगा, क्योंकि एचसीएफ इसके अंदर छुपा हुआ है। तो हम 27 से मैंने सबसे पहले भाग दे के देख लिया, तो वहां से मैंने इसको तोड़ लिया है। तो इस प्रकार से आप इसके टुकड़े कर सकते हो, थोड़ा सा देख के। सवाल नंबर 13, 120 के भाजकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो 120 के भाजकों यानी गुणनखंड बताने की कितने होंगे, तो सबसे पहले आप 120 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है, इसके गुणनखंड कर लो। 2 से दोगे तो आप 60 आ जाएगा, फिर वापस 2 से दोगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से भाग दोगे तो 15 आ जाएगा। अब 2 का भाग नहीं देता, 3 का दिया और 5 का दिया, इस प्रकार से ये टुकड़े हो गए। तो 2 की पावर 3 आ चुकी है, 3 की पावर 1 आ चुकी है, और 5 की पावर भी 1 आ चुकी है। गुणनखंड की बात करते हैं तो जैसे 2 की पावर 3 है तो 1 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगी, 3 की पावर 1 है तो 1 बढ़ाएंगे 2 हो जाएगी, 5 की पावर 1 है तो फिर 2 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे तो 2 हो जाएगी। अब इन तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ गुणनखंड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 हो चुका। सवाल नंबर 17 की बात करें, 20% स्प्रिट वाले 50 लीटर के एक द्रव्य विलयन में 10 लीटर जल मिलाया जाता है। तो देखो क्या कहा गया है कि एक 50 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण कितना है, 50 लीटर का, तो इसके अंदर 20% स्प्रिट है। 20% की वैल्यू हम जानते हैं 1/5 होती है, यानी इसका 5वां हिस्सा 50 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 से भाग देके देख लो। तो 10 तो इसके अंदर स्प्रिट है और बाकी 40% इसके अंदर पानी है, 40 लीटर इसके अंदर पानी है। अब स्प्रिट तो उतनी की उतनी रहनी है, क्योंकि पानी एक्स्ट्रा मिलाया गया है, 10 लीटर और मिला दिया गया, यानी 50 हो चुका है। मिश्रण अब 60 हो चुका है, पहले 50 था। तो अब पूछा गया परिणामी विलयन में स्प्रिट का परसेंटेज कितना था, ये जो 10 है अब वो कितना है, 60 का। 10 60 का कितना है ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये एक 0 से 0 कट चुकी है, 100/6, तो ये कितने के बराबर होता है, 16 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा। 16 सही 2/3% नंबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। सवाल नंबर 19 की बात करें, 6 प्लस इसको करना है सॉल्व, तो 6 को 4 से यदि आप जोड़ते हो तो ये 10 आ जाता है, और यहाँ पर इसको 2 से काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 10 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाएगा। +5 -3 है, इस प्रकार से दे रखा है, आप जोड़ोगे 25 माइनस आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ से 22 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 21 की बात करें, 12 व्यक्ति 12 झाड़ू की मदद से एक फर्श को 4 दिन में साफ कर सकते हैं, और 8 व्यक्ति 8 झाड़ू की मदद से उसी फर्श को कितने दिन में साफ कर सकेंगे। देखो इसके अंदर जो झाड़ू दिया है इसको आप मत पढ़ो, तो ये झाड़ू होता है वो खुद कोई काम नहीं करती है, वो तो आदमी के साफ करने के लिए जरूरी है।
ठीक है, फर्श को साफ करना है या जिसको भी साफ करना है उसके लिए जरूरी है। यानी कि 12 व्यक्ति, ठीक है, झाड़ू की सहायता बोल दो, 12 व्यक्ति प्रत्येक ने एक ले ली, तो ऐसे कह दो कि 12 व्यक्ति 4 दिन में साफ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति मान लिया हमने कि 12 व्यक्ति 4 दिन में साफ कर देंगे, तो 8 व्यक्ति उस फर्श को कितने दिन में, मान लिया x दिन में साफ कर देंगे। तो x का मान निकालना है आपको, 12 इंटू 4/8 कर दिया। यहाँ से आप काटोगे, 4 से ये 2 बार, यहाँ से ये 2 से 6 बार, यानी 6 दिन में वो उसको साफ कर देंगे। अब देखो इसके अंदर जो 12 झाड़ू और 8 झाड़ू दे रखी थी, वो आपको एक्स्ट्रा डाटा दिया गया था ऐसे ही, वो आपको सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दिया गया था, इस चीज का आप ध्यान रखिए। सवाल नंबर 22 की बात करते हैं। इसके अंदर 3 का स्थानीय मान पूछा गया। स्थानीय मान की जब भी हम बात करते हैं, 3 के बाद में जितने भी अक्षर हैं उनको गिन लो, उतनी हम जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम कह जाएंगे कि 10 की पावर 8 तो पीछे जीरो हो चुकी है और आगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 3 का स्थानीय मान आ चुका है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो चुका। सवाल नंबर 23 की जब बात करें तो एक वर्त में x और y लंबाई वाली दो जीवाएं केंद्र पर 60 और 90 का कोण बनाती है। ठीक है, तो देखो ये मेरा एक वर्त हो चुका है। अब यहां से ये केंद्र हो गया, ये मेरा केंद्र हो गया, और केंद्र से यदि मैं इस प्रकार से जा सकता हूं, और इसी प्रकार से दूसरी जो जीवा थी, ये देखो यहाँ है जीवा, एक जीवा तो ये मान ली, और दूसरी जीवा यहाँ है, दूसरी जीवा हमने ये मान ली। ओके, अब मान लिया कि ये मेरा कोण कितने का है, 60 डिग्री का है, और वो कह रहा है दूसरी जीवा केंद्र के साथ 90 का कोण बनाती है। ठीक है, तो अब देखो जो पहली जीवा है x, वो 60 का कोण बनाती है, यानी कि ये x जीवा है, ये x है, और दूसरी जो जीवा है उसकी लंबाई कितनी है, y है। अब आप एक चीज जानते हो कि यदि ये कोण 60 का है और ये दोनों रेखाएं क्या है, रेडियस है, ये वाली रेखा और ये वाली दोनों रेडियस है, क्योंकि केंद्र से परिधि को कोई भी रेखा मिलाती है तो वो रेडियस होती है। तो ये दोनों रेडियस है, तो दोनों है बराबर बराबर होगी। ये कोण 60 का हो गया, बाकी बचा दोनों कितना है, 120 बचा। अब दोनों रेखाएं बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये कोण और पूरा कितना है बचा हुआ, 120, तो 60 यहाँ पर देंगे और 60 यहाँ पर, क्योंकि दोनों रेखाएं बराबर है तो उनके सामने कोण भी बराबर होंगे। तो ये क्या हो चुका है, एक समबाहु त्रिभुज हो चुका है जिसकी प्रत्येक भुजा समान है। यदि ये x है तो इसकी हर भुजा x होगी, तो हम कह सकते हैं ये भी x होगी, और ये क्या है, हमारी रेडियस है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से x हो जाएगी, यानी r का मान यहाँ से कितना आ चुका है, आपका x आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की। अब आप देखो ये कोण यदि 90 डिग्री का हो गया और ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी और ये भी, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस है, तो हम कह सकते हैं कि बचा हुआ टोटल कितना है, 90 हो गया। तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो बाकी बचा 90 है, तो 45 डिवाइड करेंगे, 45 इधर हो जाएगा, 45 इधर हो जाएगा, ये हो चुका है। तो अब देखो ये 45 हो चुका है। अब हम जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर यदि ये कोण 45 है तो ये भी 45 होता है। तो ये भुजाएं किस रूप में डिवाइड होती है कि 45 के सामने वाली भुजाएं तो 1:1 अनुपात में होती है और 90 के सामने वाली √2 के अनुपात में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि देखो ये x त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है, इसका मान भी x होगा और इसका मान भी x होगा। तो इस सामने वाली भुजा का कितना होगा, यानी एक का मान x दिया है तो √2 का मान √2x हो जाएगा। तो यहाँ पर जो y है, y का मान कितना आ जाएगा, यदि ये भुजा x है तो हम ये कह सकते हैं कि √2x हो जाएगा 90 के सामने वाली भुजा। तो यहाँ से y बराबर कितना आ चुका है, √2x। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 25, एक कटोरे में 9 नीली गेंदें, 7 सफेद गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। यदि एक बार में 2 गेंद निकाली जाती है तो केवल एक ही गेंद सफेद होने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो एक आदमी तो एक बार के अंदर कितनी 2 गेंदें निकालता है, यानी कि पहले एक गेंद निकालता है, फिर वो अपने पास रख लेता है, फिर एक और गेंद निकालता है, इस प्रकार से वो 2 गेंदें निकाल, यानी थैले में वो वापस नहीं डाल रहा है, यानी 2 गेंद निकालता है, पहले एक गेंद निकालता है फिर दूसरी गेंद निकाल लेता है।
तो देखो ऐसे में पूछा क्या गया है, या तो पहली गेंद सफेद हो सकती है या दूसरी गेंद सफेद हो सकती है, दोनों गेंद नहीं हो सकती। तो माना कि एक आदमी ने कटोरे में से पहली गेंद उठाई, वो सफेद हुई, फिर वो दूसरी गेंद उठा रहा है तो वो सफेद नहीं हो सकती। या फिर क्या स्थिति बन सकती है कि जब वो पहली गेंद निकालता है तो वो सफेद नहीं होगी, तो फिर दूसरी गेंद सफेद होनी चाहिए। तो ये दो स्थिति बन सकती है, या तो पहली गेंद सफेद होगी या दूसरी गेंद सफेद होगी। इसके अलावा कोई स्थिति नहीं बनेगी कि ना तो दोनों गेंद सफेद हो या फिर दोनों गेंद सफेद ना हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा है कि केवल इसी की प्रायिकता निकालनी है अपने को कि उसमें दोनों में से एक गेंद सफेद होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास दो कंडीशंस बन चुकी है। सफेद गेंदों की संख्या 7 है और टोटल गेंदों की संख्या 21 है। तो माना कि उसने पहली गेंद निकाली और वो सफेद हो गई, तो सफेद गेंदें कितनी है? 7। तो हम 7 को ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ गेंद, यानी कि वो उसने जो टोटल नंबर में से निकाली है, टोटल नंबर कितनी गेंदें? 21 में से एक गेंद वो निकाल लिया है। ये हो चुकी है कि एक गेंद सफेद होने की प्रायिकता। इसी प्रकार बाकी बचा हुआ कितना है? 9 और 5, यानी जो गेंदें 14 नहीं है, जो गेंदें नीली, जो गेंदें सफेद नहीं है, वो कितनी है? 9 और 5 14, 14 गेंदें हैं। तो 14 में से एक गेंद निकालता है, एक निकाल ली। अब टोटल कितनी बची है? 20 गेंदें बची है, टोटल तो 20 बची है, और सफेद 6 बची है, बाकी 14 बची है, क्योंकि अभी निकली है जो सफेद गेंद निकली है। अब बाकी गेंदें कितनी बची है? यदि हम करें कि दूसरी गेंद सफेद ना हो, इसलिए 9 नीली गेंदें और 5 काली गेंदें, इस प्रकार टोटल 14 गेंदें। तो 14 में से वो एक गेंद निकालता है, तो ऊपर लिख दिया 14। नीचे टोटल नंबर ऑफ गेंदें कितनी बची थी? अब क्योंकि उसने पहले एक गेंद निकाल ली थी तो 20 गेंदें बची थी, तो नीचे आएगा 20, इस प्रकार से। अब दूसरी स्थिति के लिए हम क्या करते हैं? बीच में प्लस लगा देते हैं, यहाँ इनटू था। दूसरी स्थिति के लिए क्या करते हैं? प्लस, यानी ये हमारी पहली स्थिति बन सकती है। दूसरी स्थिति क्या है कि सबसे पहले जब वो पहली गेंद निकालता है तो वो सफेद नहीं थी, तो सफेद नहीं होने ऐसी गेंदें 14 है, टोटल गेंदों की संख्या 21 थी, 21 में से वो एक गेंद निकालता है। अब 21 में से अब बची है 20 गेंदें, 20 में से वो एक गेंद निकालता है और वो क्या सफेद होनी चाहिए, तो सफेद गेंद कितनी है? 7 है, तो 7/20 हो गया। अब देखो ऊपर 7 14 14 7, यानी कि ऊपर 7 14 और नीचे 21 20 दोनों है, तो हम कह सकते हैं कि ये और ये स्थिति 2 बार आई है। तो मैं इसको किस प्रकार से लिख सकता हूँ? 7 × 14 बट्टे नीचे कर देंगे 21 × 20, और ये 2 बार आई है तो ऊपर 2 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये स्थिति को 2 बार लिख दिया, दो बार अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो 7 से हम 21 को काटते हैं, या फिर ऐसा करो आप कि जो ये 14 है, 7 से आप 21 को काट दो, 3 बार जाएगा, चला गया है। अब और क्या बचा है? इस 2 से आप काट दो 20 को, ये 10 बार चला गया है। 14 से और 2 से काटो, ये 7, और नीचे कितना आ गया? 5। तो ऊपर कितना बचा हमारा? 7 बच चुका है, और नीचे कितना आ चुका है? 15 आ चुका है। तो ये प्रायिकता हमारी कितनी आ चुकी है कि एक गेंद, दो गेंदों पे से दो गेंदें निकालने में से एक गेंद के सफेद होने की प्रायिकता 7/15 आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ से हमारा 3 हो चुका है। सवाल नंबर 31 की बात करते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 2 की पावर 7 के कितने गुणनखंड 50 से विभाजित होंगे? तो मैंने इस प्रकार का सवाल आपसे पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था, किंतु 100 से विभाजित नहीं हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 50 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या, उसके बाद में 100 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की संख्या, फिर 50, फिर दोनों को घटा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 50 से विभाजित होने वाले गुणनखंडों की बात करते हैं। तो हमने कहा था कि 50 से भाग दे दो आप टोटल नंबर ऑफ, इसको जो भी आपको दे रखा है उसको आप ना 50 से भाग दे दो। 50 का भाग देने का मतलब है 50 के यदि मैं टुकड़े करता हूं तो कितने होते हैं? 5 इसके अंदर 2 बार आता है और फिर 1 बार आता है, यानी 5 और यहाँ पर 2 एक बार। तो हम यहाँ यदि पावर काटते हैं, ये 2 बार से 1 पावर कट चुकी। इसी प्रकार 5 की पावर नीचे 2 है, यदि आप इससे काटोगे तो 5 की पावर यहाँ 2 बार कट चुकी। अब आपके पास कितना बचा है? 2 की पावर 2 बच चुका है, 3 की पावर 3 बच चुका है, 5 की पावर 2 बचा है और 7 की पावर 2 बचा है। अब देखो पावर्स गुणनखंड निकालने के लिए हम पावर 1 बढ़ाकर लिखेंगे। 2 की पावर 1 करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 की पावर 3 दे रखी है तो 1 बढ़ाओगे 4 हो जाएगा, 5 की पावर 2 दे रखी है 1 बढ़ाओगे
तो 3 हो जाएगा। 7 की पावर 2 दे रखी है, 1 बढ़ाओगे तो 4 हो जाएगा, 1 बढ़ाओगे तो 3 हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 3 तिया 27, 3 बार दे रखा है तो 3 की पावर 3 27 हो जाता है। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 54 108 हो जाएगा। ये आपका 108 गुणनखंड होंगे जो 50 से डिवाइड हो सकते हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से 100 से डिवाइड होने वाले गुणनखंड की संख्या निकालते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 था। इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये हमने 100 के टुकड़े कर लिए हैं। यहाँ यदि हम काटते हैं तो 2 पावर कट चुकी, 1 पावर बची। यहाँ से यदि काटोगे तो 5 की 2 पावर बची, तो हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 1 बचा है, 3 की पावर 3 बचा है, 5 की पावर 2 बचा है और 7 की पावर 2 बचा है, ये बचा है। इनकी पावर्स को अब आप मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर हमने पावर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 2 की पावर 1 है तो 1 ज़्यादा करके। इसी प्रकार से 3 की पावर 3 दे रखी है तो 4 हो जाएगी, 1 जोड़ने पर। 5 की पावर 2 है तो 3 हो जाएगी और 7 की पावर ये 3 हो जाएगी। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 3 9 और 9 हो चुका है और ये 8 हो चुका है। 8 9 72 हो जाएगा। तो 100 से डिवाइड होने वाले गुणनखंड 72 है, जबकि 9 से वो 50 से होने वाले 108। तो 108 में से आप 72 को घटा दो। ये आपके ऐसे गुणनखंड आ जाएंगे कि जो 50 से तो विभाजित होते हैं लेकिन 100 से विभाजित नहीं होते। तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, यानी 36 ऐसे गुणनखंड है ऑप्शन नंबर 4 कि जो 50 से विभाजित होते हैं लेकिन 100 से विभाजित नहीं होंगे। सवाल नंबर 34 की बात करते हैं। यदि एक संख्या का इसका 1/भिन्न दे रखी है आपको, इसका मान इतना दे रखा है, तो पूछा गया इसका मान। तो देखो सेम ये संख्या और ये संख्या में संख्या मान तो सेम है, बस पॉइंटों का अंतर है, दशमलव का अंतर है। तो दशमलव यहाँ कितने स्थानों के बाद है, 2 स्थानों के बाद है। और यदि यहाँ देखते हैं कि कितना आगे है इससे, तो ये देखते हैं कि 2 और 4 और 1 5 स्थान आगे है इसके बजाय। तो यदि 5 स्थान आगे है तो हम इसको दशमलव को यदि ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर ये नीचे यदि दशमलव है तो ऊपर 0 लग जाएगी, ठीक है। तो दशमलव यदि नीचे है, यदि ऊपर लेके जाते हैं तो हम या तो कह सकते हैं दशमलव दाईं ओर सरक गई है, या इतनी 5 0 लग जाएगी। तो 5 अंक दाईं ओर सरक जाएगी। अब देखो यहाँ पर है दशमलव, अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से 5 अंक दाईं ओर सरका दो आप। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक तो दे रखे, 1 अंक और सरकी, ठीक है। उसके बाद आएगी यानी कि 276, एक 0 और लगानी पड़ेगी, उसके बाद में दशमलव आएगी। तो या तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या आप 2760 लिख दो, क्योंकि पीछे तो 0 0 है। 2760 ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 35 की बात करते हैं। तो देखो इसको जब इससे डिवाइड किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, जो हमें संख्या दी रहती है उसको हम 0 के बराबर लिखते हैं, जिससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं कि a का मान कितना आ रहा है, तो यहाँ से a का मान 1 आ रहा है। आप जब यहाँ पर रखोगे तो ये आपका शेषफल 3 आ जाता है कि 3/2। ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है आपको नहीं आता है, 3 आ जाता है। यानी कि यहाँ ये जो सवाल में है ये आपको गलत दे रखा है। क्या होना चाहिए था इसकी बजाय, a - 1/2 ऐसा होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो आप इसको 0 के बराबर रखोगे, यहाँ से a का मान निकालोगे तो वो 1/2 आ जाएगा। अब हम ये वैल्यू सवाल के अंदर रखते हैं 4। देखो a का मान रखा तो यहाँ 1/8 हो जाएगा। फिर 12 यहाँ रखोगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर 14 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर -3 आ जाएगा। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ 1/2 बचेगा आपके पास। यदि यहाँ करोगे तो -3 आ जाएगा, यहाँ पर +7 आ जाएगा और लास्ट में 3। अब आप इनको यदि जोड़ते हो तो देखो ये -3 और ये -3 है, यानी -6 और ये है +7। तो एक तो हमारे पास 1/2 बचा, और बाकी यदि आप इनको सॉल्व करोगे तो +1 बच जाएगा। और यदि आप इनको जोड़ते हो या एलसीएम लेके जोड़ते हो तो ये 3/2 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ सवाल के अंदर सही नहीं दिया गया है, ये सवाल गलत है। यहाँ a - 1/2 की बजाय a - 1/2 इस प्रकार से होना चाहिए था
तो इस प्रकार या तो आप इस प्रकार से रख दो, नहीं तो इसका मान 3 आएगा, न कि 3/2 प्रकार से होगा ये 35 नंबर सवाल। सवाल नंबर 37 की जब बात करते हैं, अंडरूट के अंदर 75 दे रखा है और यहाँ पर 14 7 दे रखा है। 75 के जब आप टुकड़े करते हो तो एक तो 25 होता है जो कि 5 का स्क्वायर, और बाकी आ जाएगा आपके पास 3। इसी प्रकार यहाँ करते हो तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये 7 से जाएगा, 7 इंटू 21 हो जाएगा, और 21 को यदि आप तोड़ते हो तो फिर 7 आता है, यानी 7 स्क्वायर इंटू 3 आ जाता है। तो देखो यहाँ पर बाहर क्या आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, अंडरूट में 3 बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक 7 बाहर आ जाएगा और अंडरूट में 3 बच जाएगा। दोनों को यदि जोड़ोगे तो 12/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 38 की बात करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इससे विभाजित करने पर क्रम से 1 2 और 3 बचता है। तो 13 में से यदि आप 1 घटाते हो तो 12 आ जाएगा, 26 में से यदि 2 घटाते हो तो 24 हो जाएगा, और 39 में से 3 घटाते हो तो आप 36। अब ये देख लो, अब क्या पूछा गया है कि इन ये तीनों संख्याएं किस से डिवाइड होगी, क्योंकि हमने शेषफल को घटा दिया है। अब देखो किस से संख्या होगी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, तीनों में 12 कॉमन आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या 12 ऐसी होगी जो तीनों से डिवाइड हो सकती है, तीनों का जिसमें भाग जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ऐसी संख्या, एचसीएफ ले लो आप, उससे आपको पता चल, इन तीनों का यदि आप एचसीएफ लेते हो तो वो 12 आता है। तो हमारी सबसे बड़ी ऐसी संख्या जिसका इन तीनों में भाग जाएगा वो 12 है। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 40, साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 8 वर्षों के लिए निवेशित धनराशि परिपक्वता पर 175 हो जाती है, तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 175 दिया गया है ये आपको मिश्र धन दिया गया है, ठीक है। तो और हमसे क्या पूछा गया है कि मूलधन पूछा गया है। हम जानते हैं कि साधारण ब्याज की बात चल रही है, तो 8 वर्ष में 5% से टोटल ब्याज की बात करें तो 40% हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। अब देखो मेरा मूलधन होता है 100, 40% उसके अंदर जोड़ोगे तो आप 140% हो जाएगा, 140% हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आपको 175 दे रखी है। और हमसे मूलधन यानी 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या करोगे, 175/140 हो जाएगा, क्योंकि 175 किसकी वैल्यू है, 140 की, तो हमें 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट चुकी है। अब देखो यदि हम इसको काटते हैं, 7 से ये 2 आ जाएगा, और ये 7 दूनी 14, 7 5 35, इस प्रकार से जा चुका है। और इस 10 को काटोगे तो ये 5वां चला जाएगा, यानी कि 125 आ जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 125। हमारा मूलधन वो राशि 125 होगी। सवाल नंबर 44 की बात करते हैं। 44 की बात करते हैं, एक्स किसी कार्य को उतनी तेजी से पूर्ण कर सकता है जितनी तेजी से वाई और जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ये देखो कि एक्स है उतनी तेजी से कर सकता है जितनी तेजी से वाई और जेड मिलकर, यानी 1 अनुपात, तो ये भी 1, वाई और जेड एक मिलकर, दोनों मिलकर एक वस्तु बनाते हैं, तो एक्स भी एक ही वस्तु बनाएगा, ये दे रखा है। दूसरी चीज क्या दे रखी है उन्होंने, एक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को जेड से 3 गुना तेजी से कर सकते हैं। अब यदि एक्स और वाई मिल जाए तो वो जेड से, यदि जेड 1 बनाता है तो ये एक दिन में 3 बनाएंगे, इस प्रकार से। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो ये 4 होते हैं, और इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो x प्लस वाई प्लस जेड है, इधर भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा यदि इनको जोड़ेंगे, और इधर भी। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड इधर तो 4 हो जाता है, और इन दोनों को इधर जोड़ते हैं तो 2 होता है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये 2 और 2 हो जाएगा। यदि मैं इधर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा क्या 2:2 हो जाएगा। अब देखो दोनों बराबर हो चुके, तीनों को जोड़ते हैं तो इधर भी 4 आता है, इधर भी 4 आता है। तो यहां से क्या पता चल चुका है, आपका x का मान कितना आ गया है, 2 आ चुका है, z का मान कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। अब बात करते हैं, आप इसमें x का मान यदि 2 रखते हो तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से हमारा x का मान 2 आ चुका है, y का मान 1 आ चुका है, और z का मान 1 आ चुका है। इन दोनों समीकरण को आप देख लेना सॉल्व कर रख के। तो ये हमारा मान आ चुका है, x का मान 2 आ चुका है, y का मान 1 आ चुका है, z का मान 1 आ चुका है। अब आगे क्या पूछा गया, यदि वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तो z को अकेले उस कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। यदि x एक दिन में 2 बना सकता है, y 1 बना सकता है, z 1 बना सकता है, तो टोटल काम कितना हो चुका है, 15 दिन का है। 15 दिन तीनों ने मिलकर काम किया,
तो ये एक दिन में 4 बनाएंगे साथ मिलकर, और 15 दिनों में तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 15, ये 60 हो चुका है। यानी टोटल काम कितना हो चुका है आपका, 60 हो चुका है। अब पूछा गया जेड कितना बनाएगा, तो वो जेड कितना समय लेगा। तो जेड क्या करता है, टोटल काम कितना है, 60 है, और एक दिन में जेड एक बनाता है, तो कितना टाइम लेगा, 60 दिन ले लेगा, 60 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से होगा। क्वेश्चन 48, दी गई जनसंख्या में 20% जनसंख्या अस्थमा पीड़ित है। मैंने माना कि टोटल 100 लोग हैं, तो 100 में से 20 लोग क्या हो जाएंगे, अस्थमा पीड़ित हो जाएंगे। और वो कह रहा है जिसमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिल्स में कार्य करते हैं। यानी 20 लोग टोटल अस्थमा पीड़ित है, इसमें से 90% किस में काम करते हैं, आटा मिल्स में। तो आप इसका 10% निकालोगे तो देखो 10% कितना आ जाएगा, पीछे से एक जीरो हटाओगे तो 2 आ चुका है। 20 में से अब आप 90% निकालना है आपको, 20 में से 2 घटाओगे तो 18 आ जाएगा। तो 90% कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। 18 ऐसे अस्थमा रोगी है जो आटा मिल्स में काम करते हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि कुल जनसंख्या के 30% लोग आटा मिल्स में काम करते हैं, यानी टोटल 100 लोगों में से 30 लोग आटा मिल्स में काम करते हैं, तो आटा मिलों में कार्य करने वाले उन लोगों का प्रतिशत बताना है जो अस्थमा से पीड़ित है। यानी 18 लोग ऐसे हैं जो आटा मिल में भी काम कर रहे हैं और अस्थमा से पीड़ित है। टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो आटा मिल में काम कर रहे हैं, 30 लोग हैं। तो इनका परसेंटेज हमको बताना है, 18 लोगों का 30 का कितना 18 है, तो ये निकालना है हमको। अब यदि आप इसको 6 से काटोगे तो 3 बार आएगा, 6 से यदि इसको काटोगे तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 3 बटे हो चुका है। यदि और काटते हैं तो ये 20 आ जाता है। तो यहां से आपका आंसर आता है 60% आ जाता है। तो 60% ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 51 की बात करें, यदि ये cos x है, sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 cos x लिख सकता हूँ। यानी कि मैं cos x को यदि x मानूं, या आप cos थीटा को x माना, मैंने ये थीटा था तो यानी इसको x माना, तो ये 1/x cos x प्लस 1/x बराबर √3 हो चुका है। हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसमें यदि आप मान रखोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि ये x क्यूब हो चुका है, ये 1/x क्यूब हो चुका है। इसका मान निकालना है हमको, तो क्या होगा, यदि ये k के बराबर है तो ये k क्यूब माइनस 3k हो जाएगा। अब यहां से आप k का मान √3 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3√3 हो चुका है, तो ये 0 आ चुका है। आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 61 की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने 4000 प्रत्येक के मूल्य पर 2 वस्तुएं बेची, यानी 2 वस्तुएं उसने बेची और प्रत्येक का मूल्य 4000 है। ठीक है, जिसमें से एक पर उसे 15% लाभ हुआ है और दूसरे पर 15% उसे हानि हुई है। तो उसे होने वाला कुल लाभ या हानि का निकटतम कुल लाभ, या तो कुल लाभ या कुल हानि बतानी है कि निकटतम पूर्णांक में। ठीक है, तो कुल हानि या कुल लाभ हमें बताना है, क्या हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, और कितना हुआ है वो बताना है। तो अब बात करते हैं कि देखो कितना, पहली पे क्या हुआ है, 15% का लाभ। 15% की बात करते हैं तो 15% का मतलब क्या है, 3/20। ठीक है, ये होता है, यानी 20 पहली पे 3 का लाभ होगा, 20 पर कितना हो गया है, 3 का लाभ। तो हम कह सकते हैं 3 का लाभ होने पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसी प्रकार से दूसरी पे 15% की हानि हुई है, तो मैं कह सकता हूँ 20 पर 3 की हानि हुई है, इस प्रकार से 17 हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या है कि यहाँ पर 23 आ रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ पर 27, और सवाल कह रहा है कि दोनों को 4000 में बेचा, यानी दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, तो विक्रय मूल्य बराबर करना पड़ेगा हमें। तो क्या करें इसके लिए, ऊपर आप पूरी दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 17 से, और नीचे किससे कर दोगे, 23 से कर दोगे। इस प्रकार से कर दोगे तो बराबर हो जाएंगे विक्रय मूल्य। तो यदि आप विक्रय मूल्य को करते हो तो आपको क्रय मूल्य को भी करना पड़ेगा। तो 17 को आप जब 20 से करोगे तो 340 आ जाएगा। ठीक है, 17 को जब आप 20 से करोगे तो 340 आ जाएगा। 17 को जब आप 23 से करोगे तो 391 आ जाएगा। इसी प्रकार 23 से जब आप 20 को करोगे तो आपका 460 आ जाएगा, और 23 को 17 से करोगे तो वही 391 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 800 आ जाता है। यदि इन दोनों को यदि आप जोड़ते हो तो 2 8 1 782 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कुल टोटल विक्रय मूल्य हो गया दोनों का। ये दोनों को कुल क्रय मूल्य हो चुका है। अंतर की बात करें तो 18 आ चुका है, और ज्यादा कौन सा है, क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि हुई है, यानी 18 की हानि हुई है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि उसे होने वाला कुल लाभ या हानि पूछा है, तो अनुपात में 18 का
हानि हुई है। तो हम कहेंगे देखो, अब आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी 391 की वैल्यू आपको दे रखी है। हम कहेंगे कि 391 की वैल्यू 4000 दे रखी है आपको, और पूछी किसकी है, 18 की वैल्यू पूछी। 391 की इतनी दे रखी है और 18 की पूछी है, तो हम कर देंगे 4000 बटे 391 इंटू 18 कर देंगे। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, या ऐसे देखो कि मैं ना नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाता है मेरा 72,000, इस प्रकार से आ जाता है, इतना आ जाता है। और नीचे है ना 391। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि 72 है ना जो, वो 3 से कट जाएगा, तो नीचे मैं क्या करता हूँ 390 मान लेता हूँ। एक छोड़ दिया है क्योंकि मुझे निकटतम मान में बतानी है, तो मैंने 390 मान लिया है। अब ऐसा करने से क्या होगा, जीरो से तो देखो जीरो कट जाएगी। अब ऊपर यदि मैं 3 से भाग देता हूँ, नीचे 3 से भाग देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ऊपर तो मेरा हो जाएगा 2400 और नीचे हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आप इसके अंदर जब भाग देते हो तो आपका मान कितना आ जाएगा, जब आप भाग दोगे 13 का, तो सबसे पहले तो एक बार जाएगा। देखो हम भाग देते हैं 2400 के अंदर, अब हम 13 का भाग देंगे, 13 एक बार गया, 13 लिख दिया, बचा कितना, जीरो, यहाँ पर एक। 13 का भाग अब कितनी बार जाएगा, 13 8 104, 13 निम्न 117 होता है, तो 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तो हमने कह दिया कि कितनी बार जाएगा, 104, 8 बार गया है। अब बचा आपका 6 बच चुका है, यहाँ पर एक आ चुका है, 60 आ चुका है। अब 13 का भाग 4 बार जाएगा, कितना, 52 आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। अब कितना बचा, 8 बचा है, आगे नहीं जा रहा है, तो लगभग कितना आ चुका है, 184 पॉइंट समथिंग आएगा। और हुआ क्या है, उसको हानि हुई है, तो 184 रुपए की उसको हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है आपका। इस प्रकार से सवाल नंबर 62 की बात करें, एक घन का आयतन आपको इतना दे रखा है जिसे पिघलाकर एक घनाभ बनाया गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है। अब देखो मैंने आपको बताया था, जब भी, अब क्या करना पड़ेगा, ये आयतन दे रखा है, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। ये आपको कितना दे रखा है, 324 दे रखा है। अब हमें अनुपात को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमने कहा था कि आप इसको किसके अंदर मान लीजिए, एक्स में जरूर मानेंगे, 3x 2x 2x, इस प्रकार से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x 2x इंटू 2x। जब भी आपका अनुपात मल्टीप्लाई हो या फिर उसका पावर स्क्वायर या क्यूब हो, तो हम हमेशा x के अंदर मानते हैं। तो इस प्रकार से मान लिया, ये 324 आ चुका है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, और बाकी एक्स क्यूब आ जाएगा। ये 324 के बराबर है, तो एक्स क्यूब मेरा यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 का भाग दोगे, 12 दूनी हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 12 7 84 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ से एक्स का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्स का मान मेरा 3 आ चुका है। घनाभ की लंबाई पूछिए, लंबाई कितनी थी, 3x थी, मान रखा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा। क्वेश्चन 65, दो बाइक के क्रय मूल्य का योग आपको 1 लाख दे रखा है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी बाइक को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य अब दोनों का समान दे दिया, तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य हमको बताना है, ठीक है। ये पूछा गया है, विक्रय मूल्य क्या दे रखे हैं, दोनों बाइक के समान दे रखे हैं। अब मान लिया कि पहली बाइक का क्रय मूल्य x है और दूसरी बाइक का विक्रय यानी क्रय मूल्य y है। पहली बाइक पे 20% का लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी बाइक पर 20% की हानि होती है, तो 80% विक्रय मूल्य हो जाएगा। y यदि क्रय मूल्य है तो y का 80%। अब ये दोनों विक्रय मूल्य क्या हो जाएंगे, बराबर दे रखे हैं सवाल में, यानी कि 120% x का 120%, y का 80% के बराबर होगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा। आप इनको उल्टा लिख दीजिए, यानी जो y के नीचे वैल्यू है वो x के नीचे लिख दिए, और जो x के साथ वैल्यू है वो y के नीचे लिख दीजिए। तो यहाँ पर y कितना था, 80, तो x के नीचे लिख दिया, और x के साथ था जो y के नीचे लिख दिया। इस प्रकार से ये आ चुका है 2:3, यानी कि जो क्रय मूल्य का अनुपात था दोनों बाइकों का, वो 2:3 के अनुपात में है। इस प्रकार से यदि दोनों को जोड़ें, क्रय मूल्य आता है आपका 5:5, और 5 की वैल्यू आपको टोटल क्रय मूल्य 1 लाख दे रखा है, ठीक है। तो यहां से मैं 1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, मेरी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 20,000 आ जाएगी जब आप 5 का भाग देंगे।
तो आपके पास एक की वैल्यू आ चुकी है, तो पहली बाइक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 और 3 को 20,000 से करोगे तो ये 60,000 हो जाएगा। अब आपसे किसका मान पूछा गया है, पहली बाइक का क्रय मूल्य, तो वो होगा आपका 40,000 होगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका। सवाल नंबर 66 की बात करें, 3 कारों की चाल का अनुपात 2:3:4 दे रखा है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने के लिए जाने वाले समय का अनुपात बताना है। यानी दूरी समान है, चाल आपकी 2:3:4 में है, ये चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात इनका उल्टा हो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/4 इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपको देखो ऐसा अनुपात कहीं पे भी नहीं दे रखा है। पिछली शिफ्ट में भी सेम ऐसा सवाल दे रखा था, मगर उसमें क्या कर रखा था, इसी रूप में आपको सवाल में आंसर पूछा गया था, इसी रूप में आपको ऑप्शन दिया गया था। अब की बार क्या किया गया है, इनका आप एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि भिन्न में नहीं दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से ये हटाने पड़ेंगे, भिन्न हटानी पड़ेगी। तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 12 आएगा। यदि 12 आया तो अब जब 2 का भाग दोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 का दोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का दोगे तो 3 बचा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम यदि देखते हैं जो नीचे दे रखा है उसको छोड़ देते हैं, बाकी क्या बचा, 4:4:3 बचा। ये ऑप्शन नंबर आपका 4 के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 हो चुका है। सवाल नंबर 69 की बात करें, 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 24 अर्ध कुशल श्रमिक को उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए कितने दिन का समय लगता है, 15 दिन का समय लगता है। 12 कुशल श्रमिक कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से 3 कुछ दिन बाद कार्य को छोड़कर चले जाते हैं, तो कार्य छोड़कर जाने वाले उन 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्ध कुशल श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, ताकि कार्य को निर्धारित समय पर पूर्ण किया जा सके। तो हम मान लेते हैं कि एक कुशल श्रमिक है वो एक दिन में x बनाता है, और अर्ध कुशल श्रमिक है वो एक दिन में y बनाता है। इस प्रकार से मान लिया कि कुशल श्रमिक एक दिन में x वस्तुएं बनाता है और अर्ध कुशल श्रमिक एक दिन में y वस्तुएं बनाता है। एक कुशल श्रमिक x वस्तुएं बनाता है एक दिन में, 18 बनाएंगे और 12 दिन तक काम कर कर इतना बना देंगे। यही काम किसके बराबर होगा, 24 श्रमिक यानी y वस्तुएं बनाते हैं एक दिन में, अर्ध कुशल श्रमिक y बनाता है 24, तो 24 इंटू वाई हो जाएगा, और टोटल 15 दिन में करते हैं तो ये 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आप एक्स वाई का अनुपात निकाल लीजिए, तो देखो 12 से 24 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, ये 6 बार जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा, इस प्रकार से कट जाएंगे। ये 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, x/y की यदि बात करते हैं तो यहाँ पर तो 5 बच चुका है और यहाँ पर 3 बच चुका है, यानी x का मान आ चुका है 5। कुशल श्रमिक एक दिन में 5 हुए, 5 वस्तुएं तैयार करता है, और y एक दिन में 3 यूनिट तैयार करता है। इस प्रकार से हो चुका है। अब देखो क्या कहा गया है, 12 कुशल श्रमिक कार्य शुरू करते हैं, लेकिन तीन कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो कार्य छोड़कर जाने वाले उन 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर कितने अर्ध कुशल श्रमिकों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए। तो देखो कार्य सेम है आपका, और इफिशिएंसी आपको 5 और 3 में दे रखी है, तो श्रमिकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। यानी कि 3 श्रमिकों के बजाय कितने अर्धकुशल श्रमिक लगाने पड़ेंगे, 5 अर्धकुशल श्रमिक लगाने पड़ेंगे। 3 कुशल श्रमिक ऊपर वाले कुशल है, ठीक है, 3 कुशल श्रमिक गए हैं तो 5 लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये 5 और 3 जो ये वाला था इफिशिएंसी का रेशियो था, एक दिन के उनके काम का रेशियो था, जिसको इफिशिएंसी कहते हैं। तो इसको यदि उल्टा कर देते हो, क्योंकि काम बराबर है, ठीक है, जितना 3 दिन में 3 श्रमिक कर रहे थे उतना ही 5 कितने दिनों में करेंगे, ये पूछा गया है कि उतना ही काम करना है, तो कितने अर्धकुशल श्रमिकों को लगाया जाए। तो जो इफिशिएंसी का रेशियो था उसको उल्टा कर दो, यही आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रमिकों की संख्या का। यानी 3 श्रमिकों के स्थान पर आपको 5 श्रमिक लगाने पड़ेंगे। तो 3 की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी 5 श्रमिकों को आपको लगाना पड़ेगा, 3 के बजाय 3 कुशल श्रमिकों के स्थान पर 5 अर्धकुशल श्रमिकों को आपको लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 72 की बात करते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन देखो, सभी ऑप्शन में हर में लगभग 144 इस प्रकार से दिखाई दे रहा है आपको। तो आप सबसे पहले इनका एलसीएम लोगे,
तो एलसीएम लोगे तो वो 144 आएगा, क्योंकि देखो 12 का भाग जाएगा, 9 का भी भाग 144 में 16 बार जाता है, 16 का 9 बार जाएगा, 8 का कितनी बार जाता है 18, 8 144 होते हैं, तो यानी कि इन सब का एलसीएम 144 आ जाएगा। अब देखो 9 का जब आप इसमें भाग दोगे तो 16 आएगा, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 का भाग दोगे तो 13 आएगा, और 13 11 12 का जब 144 में भाग दोगे तो 12 आएगा, और 12 11 करोगे तो 132 आ जाएगा। इसी प्रकार से 16 का भाग दोगे तो 9 आएगा, 13 निम में कितना होता है 117 होता है, 8 का भाग दोगे तो 18 आएगा, तो यहाँ पे 18 आ चुका है। अब इनको यदि आप सॉल्व करते हो तो ये देखो 112 है यहाँ पर, और ये 117, इन दोनों को यदि आप, अब देखो इनको हमको पूरा भी नहीं करना, हम इकाई का अंक यहाँ पर चेक करते हैं, सब में अलग अलग है, ऑप्शन में अंश के अंदर इकाई का अंक सब में अलग अलग है, तो अंश का इकाई का अंक निकाल लेते हैं। अब देखो प्लस वालों को जोड़ोगे आप तो 112 में 2 है और यहाँ पर 7 है, ये आपका 9 हो चुका है। माइनस वालों को जोड़ो आप, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है, जोड़ा तो पीछे 0 आएगा, तो 9 में से यदि आप 0 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9 में से यदि 0 घटाते हो तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इस प्रकार से कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 76 की बात करते हैं, इसको सरल करना है आपको। तो ऊपर तो आपके 12 हो चुके हैं और नीचे देखो आप दोनों को प्लस वालों को जोड़ते हो, 5 और 8 को 13, 13 में से 1 घटाओगे तो 12, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 79, 30 किलोमीटर की यात्रा के पश्चात दुर्घटना के कारण एक रेलगाड़ी की सेवा बाधित हो गई, उसकी चाल घटकर वास्तविक चाल की 4/5 रह जाती है, इस कारण यह 45 मिनट देरी से पहुंच पाती है। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर होती तो ये 36 मिनट की देरी से चल रही होती, तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बतानी है। देखो एक रेलगाड़ी थी, क्या हुआ 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद क्या हुआ कि दुर्घटना हो गई यहाँ पर, और इसकी वजह से उसकी चाल थी उसको क्या करना पड़ा, कम करना पड़ा। पहले 5 मान लिया तो अब 4 के अनुपात में हो गई है, ठीक है, इस प्रकार से हो गई है। और इस वजह से क्या हुआ, उसको 45 मिनट, जितना टाइम लगना था उससे 45 मिनट उसको अधिक लगा है टाइम। इस प्रकार से यदि ये कुछ और आगे चल पाती, यानी कह रहे हैं कि यदि दुर्घटना इससे 18 किलोमीटर आगे होती, यानी कि ये दूरी 18 किलोमीटर होती, यहां पर दुर्घटना होती, तो इसके बाद उसे कितना 36 मिनट अधिक समय लगता, यानी स्टेशन तक पहुंचने में, जो भी उसका स्थान है अंतिम, वहां तक पहुंचने में उसको, यानी दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होती, यानी 30 + 18 किलोमीटर आगे होती, तो उसको 36 मिनट का समय लगता, ये कह रखा है। तो पूछा क्या गया है कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल कितनी थी, पहले 5 की स्पीड से चल रही थी, अब 4 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखी है, 45 मिनट अधिक टाइम लगता है, और इतनी जो है उसमें 36 मिनट अधिक टाइम लगता है। तो ये जो 18 किलोमीटर है इसमें कितना अधिक टाइम लगा उसको, यानी इस 18 किलोमीटर में उसको कितना अधिक टाइम लगा, तो हम कह देंगे यहां से यदि आप 45 में से 9 घटाते हो तो 9 मिनट अधिक टाइम लगा, 9 मिनट अधिक टाइम लगा है यहाँ पर। तो अब देखो 9 मिनट उसको अधिक टाइम लगा है, तो हम क्या करते हैं, दूरी देखो हमारी आ चुकी है 18, दूरी हमारी आ चुकी है 18, हमें क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो ऊपर तो दूरी आ चुकी है, नीचे समय निकालना है। अब देखो जो 9 मिनट लगे हैं उसको अधिक, चाल किस अनुपात में थी, 5:4 में 4 में थी, देखो उसको अधिक लगा है 9 मिनट अधिक। स्टार्टिंग में चाल का अनुपात 5:4 है, तो समय के अनुपात की बात करें, समय के अनुपात की बात, यानी ये तो चाल का अनुपात है, तो समय के अनुपात की बात करें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 4:5 हो जाएगा। यदि चाल 5:4 में है और दूरी सेम है तो हम कह देंगे समय हमारा 4:5 में हो जाएगा। इस प्रकार से हो चुका है। अब कितना समय अधिक लग रहा है, यहाँ पर हम बात करें तो 1 अनुपात अधिक लग रहा है, और यहाँ पर 9 मिनट अधिक लग रहा है, यानी 1 की वैल्यू 9 है। तो स्टार्टिंग चाल उसकी कितनी थी, स्टार्टिंग चाल क्या, स्टार्टिंग में समय उसको कितना लग रहा था, 4 लग रहा था, तो 1 की वैल्यू 9 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 4 = 36 हो जाएगा।
यानी स्टार्टिंग में उसे कितना समय लग रहा था, 36 समय लग रहा था। तो देखो ऊपर तो हमारे 18 किलोमीटर आ चुका है, नीचे 36 मिनट आ चुका है। अब देखो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, तो 36 को 60 से डिवाइड कर दिया। 18 से 36 को काटोगे तो 2 और 30 को काटोगे तो ये 30। तो ये आपकी चाल कितनी आ चुकी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुकी है। एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके की बात करें तो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, S1 इंटू पहली चाल, S2 दूसरी चाल, इन दोनों को घटाओ, S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, यानी समय का अंतर। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। इस फॉर्मूले से देखो कैसे निकालते हैं हमारी दूरी। मगर आपको जब तक ये पहला वाला नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी दूरी लेनी है, कौन सा समय लेना है। इसलिए ये जो मेथड है पहला, ये आपको सबसे पहला समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप दूसरा मेथड यूज कर पाओगे। तो देखो दूरी यहाँ पर कौन सी लेनी है, जो 18 किलोमीटर थी वो लेनी है हमें, ठीक है। जो 18 किलोमीटर थी वो लेनी है। ये 30 किलोमीटर का तो कोई रोल नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही दे रखा है। तो देखो 18 किलोमीटर लेनी है। उसके बाद में चाल की बात करते हैं, तो पहले तो 5 थी, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 5x थी। अब कितनी हो चुकी है, 4x हो चुकी है, ठीक है। पहले अनुपात था ना 5:4, तो पहले 5x हो गई, अब 4x हो गई। अब इनको यदि घटाते हैं तो नीचे x आ जाएगा। और डेल्टा टी की बात करते हैं, टाइम डिफरेंस की बात करते हैं, तो पहले 45 मिनट लग रहे थे, अब 36 मिनट लग रहे हैं। तो कितना अंतर उनका कितना है, समय का अंतर है 9। कितना है, 9 मिनट का। और मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो इस x से तो x कट जाएगा। फिर बात करते हैं, अब देखो यदि मैं, ये हो चुका है, इस 4 से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरा कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। 15 आ जाता है, ये 15 आ चुका है। इस 9 से इस 18 को काटता हूं तो 2 चला जाता है। तो अब 15 को उधर ले जाता हूं तो 30 आ जाता है। 5x बराबर 30 आ जाता है। 5x क्या थी मेरी, जैसे 5:4 में था तो 5x स्टार्टिंग में थी और फिर 4x हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में जो चाल थी वो 5x थी, बाद में दुर्घटना के बाद में 4x हो जाती है। तो 5x चाल आ चुकी है, स्टार्टिंग की चाल ही तो पूछी गई थी। 5x कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। तो आप यहाँ फॉर्मूले से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, मगर ये फॉर्मूला आप जब तक नहीं लगा सकते जब तक आप इसको समझोगे नहीं। तो पहले आप सबसे पहले इसी मेथड की ट्राई करो। और इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं तो आप इस सवाल को तैयार कर लो, ये काफी अच्छा सवाल है। तो आप इसको एक अपनी कॉपी है, जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं उसके अंदर आप इसको नोट डाउन कर लो और इस प्रकार के 3-4 सवाल निकालो, तो आपका ये सवाल पक्का हो जाएगा। उसके बाद में आपको टाइम नहीं लगेगा। सवाल नंबर 80 की बात करते हैं। 200 मीटर ऊंचे एक वॉच टावर से टावर के आधार से गुजरने वाली क्षैतिज रेखा में स्थित दो चट्टानों के अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री है, यानी कि ये टावर था। अब यहां से देखने पर एक चट्टान तो 45 के कोण पर दिखाई दे रही है और दूसरी 30 के कोण पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये 45 डिग्री का कोण है और इसकी बात करें तो 30 डिग्री का। यदि चट्टाने एक ही दिशा में है तो इनके बीच की दूरी बतानी है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं यदि ये कोण 45 का है तो ये कोण भी 45 का होगा। और जब कोण 45 के होते हैं तो इनका अनुपात यदि ये 1 है तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी 1:1 में हो जाएगी। और यदि हम इस अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, सबसे पहले आप ये छोटा वाला त्रिभुज लोगे जब 45 और 30 आपको दे रखा है कोण, छोटे से लिया तो 1:1 आ चुका है। बड़े वाले को लोगे तो ये कोण 30 का है, ये पूरा कोण आपको 60 का हो जाएगा। तो 30 के सामने की भुजा 1 के अनुपात में होती है, तो 60 के सामने की भुजा पूरी की पूरी कितने के अनुपात में हो जाएगी, √3 के अनुपात में होती है। ये भी आपको ध्यान है कि 30 के सामने की भुजा 1 के अनुपात में है तो 60 के सामने की भुजा √3 के अनुपात में होती है। अब देखो ये पूरी भुजा √3 आ चुकी है, इतनी 1 है तो बची हुई कितनी हो जाएगी, √3 - 1 हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी।
तो हमारी दूरी कितनी आ चुकी है, √3 - 1 आ चुकी है अनुपात में। अब देखो उसने क्या कहा है कि टावर की जो ऊंचाई है 200 मीटर, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर है। तो हम कह सकते हैं √3 - 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको भी आप 200 से मल्टी, एक की वैल्यू यदि 200 है तो आपको जिसकी भी निकालनी है उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको भी आप क्या करो, 200 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू √3 - 1 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो ये दूरी आपकी आ चुकी है कितनी, √3 - 1, 200 √3 - 1, ये आपकी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 82 की बात करें, यदि आयत की लंबाई में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। 70% की वृद्धि है, स्टार्टिंग में देखो 100 होता है, 70 की वृद्धि किया तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। थोड़ा सा एक एक जीरो उड़ा देते हैं, 10 7 17 हो जाएगा। यानी 10 से यदि वो 7 बढ़ाता है तो 17 हो चुका है। तो उसको चौड़ाई को कितना कम करना चाहिए कि क्षेत्रफल समान रहे, तो 7 ही हमको कम करना पड़ेगा। अब की और कम है, 17 पे करना पड़ेगा। यानी 10 पर 7 बढ़ाया तो क्षेत्रफल 17 हो गया है। अब 7 ही कम करना पड़ेगा हमें 17 पर, जिससे वापस 10 आ जाए। तो हम कहेंगे कि 7 कम करना पड़ेगा अब की और 17 पे, इंटू 100 कर दो। तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 700/17। और 17 का जब इसमें भाग दोगे तो 4 बार जाएगा 68, फिर 20 बचा, एक बार जाएगा। तो लगभग आपका पूछा गया है क्षेत्रफल, तो लगभग में यदि आप बात करो निकटतम पूर्णांक में तो 41% आ जाएगा, 41 पॉइंट समथिंग आएगा, 41 पॉइंट, फिर आया आपका 17, 3 गया और 1 बार या 2 बार जाएगा, पॉइंट समथिंग आ जाए। तो लगभग आपका कितना आ चुका है, 41% आ चुका है। कितना, यानी चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा, 41% कम करना पड़ेगा। अब देखो ऑप्शन में कहीं भी आपको 41% नहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 ये 59 दे रखा है। ये क्या है कि 41 कम करने के बाद में जो चौड़ाई कितनी हो जाती है वो दे रखी है आपको, न कि ये कि 41% कम करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो 100 में से यदि आप 41 घटाते हो तो 59 दे रखा है आपको, जबकि आपका आंसर आएगा 41। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है। यदि आपसे ऐसे पूछा जाता कि कम करने के बाद में अब कितनी हो चुकी है चौड़ाई, तो हम कहेंगे 59% हो चुकी है। जबकि यदि कितना कम करनी पड़ेगी चौड़ाई को, तो हम कहेंगे 41% कम करनी पड़ेगी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, सारे ऑप्शन गलत है। सवाल नंबर 86 की बात करें, दिया गया है कि बार ग्राफ में वर्ष 2018 और 2019 के दौरान एक आपूर्तिकर्ता द्वारा बेचे गए विभिन्न ब्रांड, ये पी, LSE और H के एयर कंडीशनरों की कुल संख्या को दर्शाता है। तो ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ब्रांड्स के इनमें से किस युगम के लिए 2018 और 2019 दोनों वर्षों में बिकने वाले AC की कुल संख्या समान है? कुल संख्या समान है, देखो कौन से ऐसे दो ब्रांड है जिनके दोनों साल के अंदर जोड़कर कुल बिक्री समान है। तो यदि यहां पर जोड़ते हैं तो कितनी आती है, 68 आती है। यदि यहां जोड़ोगे तो 35 और 35 70 हो जाएगा। यदि यहां पर जोड़ते हो तो आपका 29 और 29 58 हो जाएगा। यदि यहां जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 68 हो जाएगा। यहां पर आपका 55 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब कहां पर आपको समान दिखाई दे रहा है, एक तो L के अंदर दिखाई दे रहा है और एक H के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दो ब्रांड्स कौन से हो चुके हैं, ऑप्शन नंबर 1 H और L हो चुका है। क्वेश्चन 87 दिया गया है कि लाइन ग्राफ वर्ष 2017 और 2018 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई विज्ञान, कला, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2017 और 2018 के बीच किस विषय की पुस्तकों की बिक्री में सर्वाधिक गिरावट आई है? यानी 2017 से 2018 के बीच में गिरावट आई है। तो गिरावट आपको जब आप ग्राफ को स्टडी करते हो तो आपको दो जगह दिखाई देता है, एक तो यहाँ पर मिलेगा, H पर दिखाई दे रहा है आपको, और E वाली पुस्तकों पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि 2018 की ये जो डार्क लाइन है, ठीक है, और ये यहाँ पर दो ही जगह नीचे आई है 2017 वाली लाइन से, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं गिरावट यहीं दो जगह पे। अब कौन सी गिरावट आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, तो ये जो ई वाली गिरावट है ये ज्यादा है, 32 से 20 है, यानी 8 की गिरावट है 32 के ऊपर। और यहाँ पर है जो 5 की गिरावट है
30 के ऊपर। ठीक है, तो अधिकतम गिरावट कौन सी है? ये वाली गिरावट है। तो वर्ष 2017 और 2018 के बीच में किस विषय की पुस्तकों की बिक्री में सर्वाधिक गिरावट आई? तो यहाँ पर 8 की गिरावट आई है, यहाँ पर 5 की गिरावट आई है। तो अधिक किस पर आई है? ई पुस्तकों में। ई को किससे? अंग्रेजी की पुस्तकों में। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 88 की बात करें, दी गई तालिका का अध्ययन करें और भारत के 5 अलग अलग राज्यों में यूपीएससी की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2016 और 2017 के दौरान आंध्र प्रदेश से परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या। 2016 और 2017 से आंध्र प्रदेश से कुल मिलाकर कितने ने भाग लिया है? 660 ने लिया है, ये हो चुका है। और उत्तर प्रदेश से परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या, उत्तर प्रदेश से इन्हीं वर्षों में किन्होंने भाग लिया है? ये आपका आ चुका है 950। तो इन दोनों का अनुपात बताना है हमें। अनुपात लगा दिया, बीच में 0 से 0 कट जाएगी तो 66 अनुपात 95 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका अनुपात में। सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। और सवाल नंबर 89 की बात करते हैं। दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों के दौरान एक कंपनी की 3 शाखाओं ए, बी और सी द्वारा XYZ ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाता है। यानी कि जो पहला जो लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो शाखा ए हो गई है, दूसरी बी हो गई है और ये वाली शाखा तीसरी सी हो गई है। ये तीनों एक XYZ ऑटोमोबाइल कंपनी के उत्पादकों के आंकड़ों को दर्शा रही है। ठीक है, एक कंपनी की 3 शाखाएं हैं, कंपनी का नाम XYZ है, इसकी 3 शाखाएं ABC है और इसके उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाया गया है ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? दी गई अवधि के दौरान किस शाखा में XYZ ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? अब देखो 2012 से 2016 के बीच में देखो कहां पर अधिकतम वृद्धि मिलती है आपको। तो जब सबसे पहले ए की बात करते हैं, ये बढ़ा है आपका 40 से 50 बढ़ा है, तो यहाँ पर 10 की वृद्धि हुई है। दूसरी बात करते हैं, प्रतिशत वृद्धि पूछी है तो 10/40 × 100 करोगे। इसी प्रकार से दूसरी की बात करो तो 30 से वृद्धि हुई है 55 की, तो यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है आपकी 25 की, वो 30 के ऊपर। तीसरी बात करें, 10 की वृद्धि हुई है आपकी 50 पर। तो अब इनमें देख लो जो अनुपात सबसे अधिक होगा उसी का परसेंटेज सबसे अधिक होगा। तो यहाँ बात करते हैं 0 से 0 कट जाएगा, ये लगभग 25% के बराबर आ जाएगा। यहाँ से काटोगे तो ये 20% के बराबर आ जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा? जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 × 100/300, ये देखो 30 का भाग देते हैं, 3 का भाग दोगे तो 33.33 होता है। एक 0 और है तो हम कह देंगे 0.3 है। इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? तो 25 × 75, 7 आई हासिल, 25 × 75 और 7 हो जाएगा 75 और 7 82, 8 आई हासिल 75 और 8 75, 80, 83, 83 पॉइंट समथिंग, तो लगभग इतना परसेंट की वृद्धि हो चुकी। तो सबसे अधिक वृद्धि आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? 83% की वृद्धि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे अधिक वृद्धि किसके अंदर हुई है? बी शाखा के अंदर हुई है, बी शाखा के अंदर हुई है। तो 80% से अधिक की वृद्धि दिखाई दे रही है आपको शाखा बी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कितना हो गया है? 1 हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर हो चुका है कंप्लीट। कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है योगेश मैथ के नाम से, जिस पर आपकी डिमांड थी कि काफ़ी कि सर आप पीडीएफ नहीं डालते, तो आज से आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।